स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट हम लोग अब तक डिविडेंड पॉलिसी में लेक्चर नंबर पहले लेक्चर में डिविडेंड के बारे में हम लोग समझे थे। डिविडेंड के टाइप्स कितने होते हैं, डिविडेंड के कौन कौन से पॉलिसीज होते हैं, डिविडेंड पॉलिसी के टाइप्स कितने होते हैं, इसके सारे थ्योरी कंसेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर में तक पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले वाले लेक्चर को देखिए, जिससे ओवरऑल आपका एक डिविडेंड का जो पॉलिसी कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाए। आज के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग स्पेशली आज मॉडल को पढ़ने वाले हैं, और जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट वह है वाल्टर फार्मूला या वाल्टर मॉडल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। छोटा सा, बहुत ही प्यारा। कल आपको 3-4 टॉपिक, आपको 3-4 मॉडल आपको इसमें मिलने वाले हैं। वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल और सोलोमन इज़रा मॉडल। तो आज के इस लेक्चर नंबर दूसरे में हम लोग वाल्टर मॉडल के बारे में समझने वाले हैं कि वाल्टर मॉडल है क्या, क्या इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्या इसकी कोई एजम्पशंस है, आर का मान इक्वल होगा तो क्या होगा, आर का मान ग्रेटर होगा तो क्या होगा, आर का मान अगर लेस देन होगा तो क्या होगा। ये सारे कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो वाल्टर मॉडल जो है ये एक पर्सन थे, उनका नाम पूरा क्या था, जेई वाल्टर साहब, ठीक है, जेई वाल्टर साहब थे, जिन्होंने क्या किया था, इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था या इसको डिराइव किया था। और डिराइव करने के कारण ही इनके नाम के ही आगे मॉडल लगा दिया गया। तो ये बन गया आपका वाल्टर मॉडल, ठीक है, ये वाल्टर मॉडल हो गया। तो थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि वाल्टर मॉडल चलिए, तो कह रहा है कि वाल्टर मॉडल कैन बी रेफर्ड टू डिफरेंट इंडिविजुअल आइदर प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर, इसमें जेम्स ई वाल्टर अलग अपने दिए हैं, ठीक है, और आपके जो कोडोन साहब हैं उनका मॉडल पूछा जाएगा। फिलहाल हम लोग बाद में उनको पढ़ेंगे, आज हम लोग पहले वाल्टर मॉडल को समझेंगे। कह रहा वाल्टर मॉडल कैन बी रेफर टू डिफरेंट इंडिविजुअल आइदर प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर a financial theorist who has developed the model of dividend policy and set the valuation। ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपके इस मॉडल का जो इंट्रोड्यूस किया था, प्रतिपादन किया था, डिराइव किया था, वो आपके कौन किया था, प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर साहब ने किया था, जो कि एक क्या थे, एक वित्तीय थ्योरिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने ये फार्मूले को डेवलप किया था, ठीक है, कि कंपनी के शेयर की वैल्यू को कैसे मापा जाए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो प्राइस होता है, किसका प्राइस, शेयर का प्राइस होता है, उसको कैसे मापा जाता है, कंपनी का रेट क्या है, उसमें कंपनी की अर्निंग क्या है, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो रहा है, इन सारी बातों को समावेशित करके अपना एक फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब वहाँ वाल्टर मॉडल क्या है, देखिए, कह रहा है जर्मन मिलिट्री ऑफिसर, या जो आपके वाल्टर मॉडल थे, वाल्टर साहब थे, ये क्या थे, जर्मन मिलिट्री ऑफिसर इन द वर्ल्ड वार सेकेंड के समय। द फाइनेंशियल मॉडल इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी एंड इट्स मार्केट। इन्होंने क्या किया था, जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल का यूज हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करते समय क्या, रिलेशनशिप, संबंध निकालना बिटवीन द कंपनी और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी और मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, मतलब मार्केट में शेयर का उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, उसी आधार पर हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, उसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने रिटर्न अर्निंग को रखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या करता है, इसको डिटरमाइन करने का काम करता है। वाइल द मिलिट्री फिगर वाज नो फॉर हिज डिफेंसिव स्ट्रेटजी, ठीक है, मतलब इन्होंने अपने क्या किया था, इसको तुलना किया था, कंपेयर किया था कि मिलिट्री जो हमारे फिगर्स हैं, ये हमारे क्या है, डिफेंसिव स्ट्रेटजी के अंतर्गत इन्होंने इसको शामिल किया था। ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बस ये समझिएगा इस फार्मूले को डिराइव किसने किया था और क्या है, कैसे इसका क्वेश्चन होता है, ये आपको समझना है स्टूडेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ इसकी ऑप्टिमम इसकी लिमिट है, या ऑप्टिमम आपका पे आउट है, ऑप्टिमम पे आउट है। या 3 केस ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या कर रहा है, एक पहला हमारा कर रहा है ग्रोथ फर्म, अगर फर्म का ग्रोथ लेवल है तो आर कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आर क्या कर रहा है, ग्रेटर देन के,
मीन्स आर का मान क्या होगा, के से बड़ा होगा। आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट का। और कास्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, कास्ट से, ठीक है। तो इस केस में क्या करता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाता है, ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट का लगभग 90 से 100% का लीजिएगा, 90 से 100% इसको रिटेन अर्निंग के रूप में रखता है। मतलब इसका यूज पूरा का पूरा कंपनी क्या करेगा, कंपनी के विकास में, कंपनी के तरक्की में, एक्सपेंशन के रूप में क्या करेगा, उसका यूज करेगा। और इसको कर लीजिए 0 से 10% या एकदम नाम मात्र कर लीजिएगा, या कर लीजिए नो लिमिट। मतलब यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, जो हमारा डीपी रेशियो होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इस केस में हमारा क्या होगा, 0% या बहुत ही नाम मात्र कर लीजिएगा, बिल्कुल होता ही नहीं। यह उस केस में दिखाया जाता है जो कंपनी विकासशील की अवस्था में होती है, कंपनी विकासशील की अवस्था में होती है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, डिविडेंड हमारा जो होता है शून्य होता है। मतलब प्राइस हमारा क्या करता है, इंक्रीज एज ए पे आउट रेशियो डिक्लाइन, ठीक है। प्राइस हमारा क्या करता है, इस केस में इंक्रीज करता है, और जो हमारा पे आउट रेशियो क्या होता है, वो डिक्लाइन, गिरता जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस केस में क्या होता है, कंपनी का वैल्यू जो होता है वो अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं। इनका मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है, कंपनी का जो शेयर वैल्यू है, प्रति अंश आय कर लीजिए, या ईपीएस जो है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। कंपनी का जो ईपीएस होता है, ध्यान रखिएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसको अधिक से अधिक बूस्ट करना होता है, इसको अधिक से अधिक मैक्सिमाइज करना होता है, चाहे हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो भले ही शून्य हो जाए। दूसरा हमारा केस क्या होता है स्टूडेंट, डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन इसी का उल्टा है, ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, आर कमांड जो होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कम हो जाता है। इस केस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसमें कोशिश रहती है कंपनी कि जितना प्रॉफिट हो रहा हो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के बीच में एज ए डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। इस केस में हमारा क्या होता है, जो डीपी रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा इस केस में हमारा जो डीपी रेशियो होता है वो 100% होता है, मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर, ठीक है। पहले का देखिए उल्टा होता है। इस केस में क्या होता है, मतलब कंपनी का लीजिएगा बहुत ही विकासहीन या अवमुखी कंपनी होती है, ठीक है, जिसकी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं होती, उस केस में होता है, मतलब इनके पास क्या होता है, लाभ के जो री इन्वेस्टमेंट होता है उसके अवसर नहीं होते। पहले में चांस बहुत ज़्यादा होता है, पहले में हम इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने पैसे को अधिक से अधिक वो क्या करें, री इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इस केस में क्या होता है, कंपनी के पास मतलब री इन्वेस्टमेंट के कोई चांस नहीं होते हैं, मतलब नाम मात्र के होते भी है, नाम मात्र कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्याय की दर जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, किससे, कास्ट, कास्ट से हमारा क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। कास्ट से क्या होता है, कम होता है। इसलिए इस केस में क्या होता है, यहाँ भी कंपनी का जो वैल्यू होता है, यहाँ भी क्या होता है, ज़्यादा करने का प्रयास किया जाता है, कंपनी के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर डीपी जो हमारा रेशियो होता है क्या होता है, पूरा पूरा हो जाता है ज़्यादा, मतलब 100% हमारा हो जाता है इस केस में, जब कंपनी डिक्लाइन की स्थिति में होती है तो इसलिए हमारा जो अर्निंग होता है, जो हमारा अर्निंग होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, डी के, यानी कि इस केस में अर्निंग जो हमारा होता है वो क्या होता है, डी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा और अंतिम केस जो हमारा है वो नॉर्मल किसी समान कंपनी दिशा में आर का है इक्वल क्या होता है कि एक समान स्थिति होती है, द पे आउट रेशियो इज इनरिलेवेंट टू द कंपनीज वैल्यू, यानी कि इस केस में कंपनी का पे आउट रेशियो होता है वो इनरिलेवेंट होता है कंपनी की जो वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब कहता है जो प्राइस होता है वो इनसेंसिटिव पे आउट रेशियो होता है, मतलब इसमें सेंसिटिव ना बल्कि इनसेंसिटिव पे आउट हमारा रेशियो होता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं होता है, बहुत मतलब कंपनी की जैसी ऑप्टिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा माना जाएगा कि आर भी हमारा अगर मान लो 10% है, आर भी 10% है, तो कास्ट ऑफ हमारा जो आपका हो रहा है वैल्यू हो रहा है, कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर का वैल्यू हो रहा है वो भी हमारा 10% के आधार पर होता है। तो तीन केस होगा, अगर आर का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आर का मान कम होगा तो क्या होगा, और आर का मान के से इक्वल होगा तो उसका क्या केस बनेगा। आई होप आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वाल्टर साहब पहले आपके हैं, तो वाल्टर साहब आ गए स्क्रीन पर, वाल्टर साहब का फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग अपने डायरी में। कह रहा है कि P बराबर डी प्लस, यानी कि P बराबर कह रहा है डी प्लस ई माइनस डी
ब्रैकेट में आर बाई के अपन के। अगर स्टूडेंट इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर डी, इसको चूंकि आर बाई के का प्लस है तो प्लस लगाओ, आर बाई के हम यहाँ लगा दें आर बाई के, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ई माइनस डी अपान ओवर आर की। आप इसको चाहें तो इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं, तोड़ मरोड़ के, कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको याद करना ज़्यादा आसान होगा। P बराबर डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी अपान की। अब P का मतलब क्या है, प्राइस। ध्यान के P का मतलब क्या है, प्राइस है। सर किस चीज़ का प्राइस, शेयर का प्राइस। और डी का मतलब यहाँ पे सारा मान दिया है, प्लीज आप प्राइस ऑफ इक्विटी। डी का मतलब क्या है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना हम डिविडेंड दे रहे हैं। ई का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, हमारी कितनी कमाई हो रही है एक शेयर पर। और ई माइनस डी मतलब कि अर्निंग में से डिविडेंड जो घटा दे, मतलब जितना हमने कमाया था उस कमाने में से कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं। ठीक, डिविडेंड के रूप में कितना पैसा दे दिया, मतलब यही तुम्हारा आ रही हुआ, यही तुम्हारा हुआ कमाई में से जितना हमने डिविडेंड दे दिया, बचा जो हमारा हुआ रिटर्न अर्निंग होंगे। रिटर्न अर्निंग एज पर शेयर दे दिया, साफ साफ बता दिए। आर, ये जो आर है, आर का मान दे दिया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कितना हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। और की मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी शेयर की क्या कॉस्ट आ रही है, जो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्निंग बाई अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट मेथड, ये सारी बातें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फार्मूला वाल्टर मॉडल का। अब इन सारी बातों को हम लोग एक प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट उठाइए अपना पेन कॉपी और लीजिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। चलिए, जुकाम हमें हो गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द सीओम लिमिटेड। सीओम लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिए है। क्या दिया है सर, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का ई का मान, ध्यान रखिए ई का मान दे दिया कितना, 4 रुपये। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न बाय द शेयर होल्डर, ठीक है, ये भी आपका मान दे दिया है 15%। ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट के का मान दे दिया, क्या दे दिया, के का मान। ओके, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18%, मतलब ये आर का मान दे दिया है। देन व्हाट विल बी प्राइस शेयर एज पर द वाल्टर मॉडल। ठीक है, मतलब कि इस केस में पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा एज पर वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। और इसमें पे आउट रेशियो, मतलब अगर पहले केस में 40% देंगे, मतलब डी का मान से 40% देंगे, कितना किस क्या देते हैं, इनकम का देते हैं। ध्यान रखिए, इनकम हमारा इनकम कितना है, 4 रुपये। तो 4 रुपये का 40% पहले केस में, 4 रुपये का 50% दूसरे केस में, और 4 रुपये का 60% तीसरे केस में आपको क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सर तो 3 मॉडल के 3 बार में सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे एक डीपी रेशियो अगर 40% करेंगे तो क्या होगा एज पर वाल्टर, एक करा डीपी 50% करेंगे एज पर वाल्टर तो क्या होगा, और लास्ट में करा डीपी अगर हम लोग 60% करते हैं तो एज पर वाल्टर के थ्रू पी की वैल्यू क्या आएगी। हिंदी में समझ लीजिए, सीओम, ये सीओम बड़ा सा रहेगा। सीओम लिमिटेड से संबंधित सूचनाएं कुछ निम्न दिए हैं, प्रति अंश आय मतलब ईपीएस 4 रुपये दिया है, प्रत्यय प्रत्याय, ध्यान रखिएगा प्रत्याय की दर जो 15% दिया है, के का मान, इन्वेस्टमेंट की दर प्रत्याय दर, ये भी प्रत्याय गलत लिखा है, आर का मान दिया 18, यदि भुगतान अनुपात 40% होगा तो क्या होगा, 50% होगा तो क्या होगा, 60% होगा तो क्या होगा। तो वाल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी बातें समझ में आ गई है। चलिए, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ पी। एक मिनट, कहाँ गया भाई, ओके एक मिनट स्टूडेंट, स्लाइड कम है। चलिए, देखिए, तो पहले केस को सॉल्व करते हैं। इफ
डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। यही केस कह रहा है ना स्टूडेंट? यस सर। तो अगर 40% होगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो सर यहाँ हमारा डी का मान क्या होगा, किसका निकालेंगे सर? 4 रुपये का 40%, 4 रुपये का 40%, तो 1.6 आएगा। ओके सर, ठीक है। ई का मान दे दिया हमें 4 रुपये। ओके क्या हो गया भाई? आर का मान देख लीजिए। आर का मान इसमें दिया 18% दिया था, और के का मान दिया था कितना? 15%। ठीक है, लगाओ फार्मूला। तो P बराबर कर रहा है D प्लस आर बाई के, सर E माइनस डी अपान के। नेक्स्ट यही है, यही है ना? रखो डी का मान कितना आ गया सर? 1.6। बहुत अच्छा सर, 1.6 समझ में आया कैसे है ना? हाँ सर, 4 रुपये का 40%, क्योंकि इसमें पहले 40% बोला है, प्लस आर का मान, क्योंकि बेटा 18% दिया। 18% मतलब बटे 100। क्या मैं इसको 0.18 लिख सकता हूँ सर? लिख सकते हैं, लिख दो 0.18 अपान की मतलब 15%, इसको मैं 0.15 लिख दे रहा हूँ। ई का मान क्या दिया? 4 रुपये, और डी का मान दिया है 1.6, तो बटे भी क्या रहा? 0.15। सॉल्व कर दो स्टूडेंट। 1.60 प्लस तो चलिए भाग कर दीजिए इसमें पहले। कहाँ गया भाई मेरा कैलकुलेटर? तो 0.18 एंड डिवाइड बाई 0.15, तो ये आ गया स्टूडेंट 1.2, ये आ गया 1.2। इसमें से ये घटा देंगे स्टूडेंट, तो इसमें से ये घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2.4 अपान 0.15। तो P का मान तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1.60 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। 1.2 इंटू 2.4, तो स्टूडेंट ये आ गया 2.88 और डिवाइड बाई 0.15। तो ओवरऑल पूरे को सॉल्व करेंगे, ओवरऑल पूरे को जो सॉल्व करेंगे तो 1.6 प्लस 2.88 डिवाइड करना 0.15 से, तो स्टूडेंट आ रहा है ये 29 रुपये आ रहा है। 29.87 लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है? 29.87। तो क्या स्टूडेंट आपको ये सारी बातें समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोला पहले में? डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% था। 40% किसका? आप ही सोचो 40% किसका होगा सर? इनकम का होगा, बिल्कुल। अब इनकम हमारा कितना है? 4, तो 4 रुपये का 40% ये आ गया सर 1.6। बहुत अच्छा। ई का मान 4 है, आर का मान 18%, की का मान 15%। रख दिए गए ये फार्मूले में, और इसको हम क्या कर दिए? सॉल्व कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका बी केस देखिए। बी केस में क्या बोला था कि सर डिविडेंड क्या रखना है सर? 50% रखना है। ओ ओके, देख लीजिए। यस, डिविडेंड कितना बोला है? 50%। ओके, आई तो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फिर वही ये हमारा 4 रुपये है, तो 4 रुपये का 50%, तो सर 4 रुपये 50% दो। और डी हमारा कितना निकल गया? डी तो हमारा निकल गया। ओके,
डी निकल गया। ई बराबर कितना है 4, आर का मान तो यही है 18%, और के का मान दिया है 15%। रखो मान। सर कहता है कि P बराबर डी प्लस आर बाई के और ई माइनस डी अपान के। रखो भाई। तो P का मान, अब डी है कितना है सर 2 रुपये है, और इसके बराबर ये हो गया 0.18 या 0.15, तो 4 माइनस 2 अपान 0.15, इसलिए 15 है। तो सर P का मान क्या होगा 2 प्लस, इसको अभी सॉल्व हम लोग की तो 1.2 आया, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, और स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा 0.15। ओके सर। तो P बराबर 2 प्लस, अब इसमें 2 का गुणा कर दें, 12 दूना 24, 2.4 अपान 0.15। तो P बराबर जोड़ दीजिए, 2 2 4, 10.4 में 0.15 से डिवाइड। सब भाग करके देख ले। क्या था 4.4 डिवाइड बाई 0.15। यार 29 पे 33 पैसे स्टूडेंट, ये P का मान क्या आ रहा है 29.33। ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया इसको भाई, 1 मिनट। कैसे डिलीट हो गया ये। चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं। चलिए तीसरा केस देख लीजिए। तीसरे केस में क्या बोला है, तीसरे वाले केस में बोला है कि इसमें डिविडेंड जो पे आउट रेशियो है वो 60%। सॉरी। तो सर डी निकाले, पहले निकाल लीजिए। तो 4 रुपये का 60%, तो 2.4, बहुत अच्छा। सर ई का मान दिया 4, ठीक है। आर का मान 18% है, ओके। और के का मान दिया है 15%। रखो स्टूडेंट। तो P बराबर क्या होता है, तो D प्लस आर बाई के और E माइनस डी, अब सॉरी ये पूरे बटे रहेगा के। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करके देखिए। डी का मान 2.4 प्लस आर का मान 0.8 अपॉन 0.15। ई का मान से 4 रुपया और डी का मान हो गया 2.4। 0.15। तो P बराबर 2.4 प्लस, इसको साउंड किए थे अभी हम लोग आया था स्टूडेंट 1.2, और इसमें से ये घटा देंगे आएगा 1.6, डिवाइड बाई कर दीजिए 1.15। P का मान देखिए 2.4 तो ऑलरेडी है प्लस, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.2 इंटू 1.6, ये स्टूडेंट आ रहा है 1.96 डिवाइड बाई 0.15। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 2.4 प्लस 1.96, ये स्टूडेंट आ रहा है 4.36 और डिवाइड बाई 0.15। तो डिवाइड कर दीजिए 0.15 से, तो ये इसका आ रहा है स्टूडेंट एग्जैक्टली 29 रुपया। क्या आ रहा है 29 रुपया।
गलती नहीं है, एक बार हम लोग चेक कर लें। 2.4 आर का मान, ये एक पूरा मान को चेक कर लेते हैं। 0.18 डिवाइड बाई 15, ये तो सही है 1.2, और इसमें से 1.2 इंटू 1.6, ओहो थोड़ी सी गलती हुई स्टूडेंट, 1.92 आएगा यहाँ पर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए स्टूडेंट थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मुझे कुछ लग रहा था ऐसा, पता नहीं क्यों। चलो इसमें 1.2 में जो 1.6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.92 आ रहा है अपान 1. ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। तो 2.4 प्लस 1.92 स्टूडेंट, ये अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4.32 अपान 0.15। आप निकाल दीजिए पी का मान, तो डिवाइड कर देंगे 0.15। तो स्टूडेंट ये आपका आ रहा है 28.8। चलो भाई, तो तीनों केस में, पहले केस में हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर पी का मान आया था पहले केस में। स्टूडेंट यहाँ पर पहले केस में हम लोग आया था जब 40% था तो 29.87 था। दूसरे केस में हम लोग सॉल्व किए, पी का मान जो आया था स्टूडेंट वो था 29.33, और तीसरे केस में जो हमारा पी का मान आया है वो 28.80। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे इसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहे हैं, तो पी का मान हमारा क्या हो रहा है, देखो गिरता जा रहा है। पी का मान हमारा मतलब डीपी हमारा क्या हो रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पी का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, तीनों के निष्कर्ष में। ठीक स्टूडेंट, तो ये थे आपके वाल्टर मॉडल। क्या थे ये, वाल्टर मॉडल। कैसा लगा आपको क्लास स्टूडेंट, बताइएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर किसी प्रकार कोई समस्या आया हो, न समझ में आया तो बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट मॉडल के साथ, गॉर्डन मॉडल में पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप सभी को थैंक यू।